मेरे प्यारे देशवासियों, भाइयों और बहनों, जैसा कि आप जानते हैं, देश आज किस दौर से गुजर रहा है, आप लोगों से कोई छुपा हुआ नहीं है। आप लोगों को पता है कि देश के अंदर जो सरकारों द्वारा निर्णय लिए गए थे, उन निर्णयों से प्रभावित होकर के देश आज किस स्थिति और जा रहा है, वो आप लोगों से कोई छुपा हुआ नहीं है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि जो लॉकडाउन वाला फैसला हुआ, उस समय कोरोना के 500 पे पॉजिटिव केसेज आए थे, उस समय लॉकडाउन कर दिया और आज की तारीख में बढ़ते बढ़ते 11 लाख और 19,000 के करीब कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। जिस समय 500 पॉजिटिव आए थे, उस समय तो लॉकडाउन किया और जो बढ़ा उसके बाद में लॉकडाउन अनलॉक किया। अनलॉक करने के बाद स्थिति क्या पैदा हुई और लॉकडाउन होने के बाद क्या स्थिति हुई, कोई आपसे छुपी हुई नहीं है। लॉकडाउन के कारण लोग प्रवासी भाई जो पैदल चल करके गाँव में गए, उनकी क्या स्थिति रही। उसके बाद में जहाँ उद्योग धंधों में लगे हुए थे, जहाँ बिजनेस में लगे थे, जहाँ टेक्सटाइल क्षेत्र में लगे थे, उन व्यापारियों और उद्योगपतियों के साथ क्या हुई, वो आप लोगों को छुपा नहीं। और अनलॉक होने के बाद में वो वापस आए नहीं, तो उद्योग धंधों व्यापारियों की क्या स्थिति हुई, ये भी आप लोगों को छुपा नहीं। आज जो स्थिति है, जो 11 लाख 19,000 के करीब पहुँच गई, तो आज की स्थिति क्या है, और दिनों दिन ये कोरोना पॉजिटिव बढ़ रहा है और बढ़ने के कारण देश के हालात बहुत ख़राब हो रहे हैं। आप लोगों को पता है, जैसे मैंने पूर्व जो अर्थशास्त्रियों को और जो बुद्धिजीवियों से और संस्थाओं को निवेदन किया था कि आप कुछ बताइए, आंकड़ों में नहीं जाकर के देश के हालात के बारे में विस्तृत चर्चा कर करके कि आप सरकार निर्णय कर रही है, वो निर्णय क्या देश हित में सही है या देश हित में सही नहीं है। तो आप लोग बोलने लग जाते हैं या बोलने की कोशिश भी करते हैं, परंतु आप बोल नहीं पाते, क्योंकि ये एक ऐसी संस्था है जो लगी हुई है कि जो बोलने वाला है, सही बात कहने वाला है, उसके खिलाफ कमेंट्स पास कर करके उसको ऐसा मतलब माँ बहन की गाली तक दे देते हैं। इसके कारण आप लोग भी हिम्मत नहीं करते हैं। तो मेरा आपसे निवेदन है, आप लोगों को डरने की ज़रूरत नहीं, और इस देश के हित में जो अपने पुरखों ने आज़ादी करवाने वक्त जो सोचा था, उसको आने वाले समय में और आगे इस देश को ले जाने के लिए आप जब तक नहीं बोलोगे, जब तक इस देश के साथ अन्याय होता रहेगा। तो मेरा आपसे निवेदन है कि वस्तुस्थिति देखिए, वस्तुस्थिति आज क्या है। आज देश के ऊपर 90 लाख करोड़ से भी ज़्यादा देश के ऊपर कर्जा हो गया, और देश के अंदर जो देश आज़ाद होने के बाद में जो हमारे नेता हैं, उन लोगों ने जैसे 33 बड़े सरकारी कारखाने जवाहरलाल जी के टाइम में लगे थे, 66 इंदिरा गांधी जी के टाइम में लगे थे, 16 राजीव जी के टाइम में लगे थे, 17 अटल जी के टाइम में लगे थे, 23 मनमोहन सिंह जी के टाइम में लगे थे, और बाकी अन्य जो प्रधानमंत्री बने उनके टाइम में 1, 2, 3 लगे थे। परंतु इस 6 सालों में एक भी सरकारी कारखाना नहीं लगा, और उल्टे जो कारखाने लगे हुए थे वो 23 कारखाने बिल्कुल बंद हो गए, और बाकी जो लगे हुए थे वो भी आज इस आर्थिक तंगी के कारण और व्यवस्था बिगड़ने के कारण वो भी बिकने के कगार पे हैं। इसके अलावा जो देश की जो सकल घरेलू उत्पादन है, GDP है, वो 2014 में 9.25% थी, वो घट करके 1.5% पे आ गई है। तो आप सोचिए कि जो उत्पादन था वो ठप हो गया है। क्यों ठप हो गया है कि उद्योग धंधे ठप होने के कारण आज लोगों की लगे हुए लोगों की छटनी हो रही है, और छटनी होने के कारण वो भी बेचारे परेशान हो रहे हैं। इधर उद्योगपति परेशान हो रहे हैं, इधर छटनी होने के कारण मजदूर और जो कर्मचारी अधिकारी वो परेशान हो रहे हैं। इसके अलावा नए जो रोज़गार पढ़े लिखे बच्चे हैं, वो रोज़गार के लिए मोहताज है। और ये कोरोना ने और इस लॉकडाउन ने देश के अंदर एक कोर्ट में खाद का काम किया है। आज आप लोग देखिए, 3 करोड़ 64 लाख लोगों की छटनी हो गई, 12 करोड़ लोग जो रोज़गार से वंचित हैं, और दिनों दिन आज हालात देश के बिगड़ रहे हैं। इसके अलावा
जो पढ़े लिखे बच्चे हैं, जो IIT किए हुए हैं, जो डॉक्टर इंजीनियर है, जो विदेशों में काम कर रहे थे, और प्रवासी मजदूर जो विदेशों में जाकर के अपने रोजी रोटी कमाते थे, वो भी मजदूरों की रोजी रोटी भी छिन रही। क्योंकि जब यहाँ उन लोगों को लगा कि हिंदुस्तान के अंदर इस प्रकार से NRC और CA के कानून ला करके देश के अंदर हिंदू मुसलमान की मतलब एक अलग तरह की पहचान बनाने के कारण उन खाड़ी देशों में भी उनके प्रति नफरत पैदा होने, हिंदुओं के प्रति नफरत पैदा होने लगी, और उनको भी छटनी करके यहाँ देश में वापस भेज रहे हैं। इसके अलावा वहाँ के उद्योग धंधे बंद होने के कारण उनकी वापस छटनी करके वापस भेज रहे हैं। तो यहाँ के लड़के हैं वो भी नौकरी नहीं लग रहे हैं, और बाहर से लोग पढ़े लिखे गए थे वो भी वापस आ रहे हैं। तो आप सोचिए कि देश के अंदर जो आज बेरोज़गारी है, जो 45 साल की सबसे ज़्यादा स्तर पे बेरोज़गारी पहुँच गई है, तो आने वाले समय में क्या होगा, ये आप लोगों से कुछ छुपा हुआ नहीं है। तो मैं तो आपसे निवेदन करूँ कि रोज़गार ठप हो रहे हैं, किसान की आय ये कहते हैं दुगनी कर देंगे, किसान की आय दुगनी हो कैसे नहीं। आज जल स्तर बहुत नीचे जा रहा है, और बिजली मतलब के भाव बढ़ रहे हैं, और बिजली मतलब लोगों को मिल नहीं रही है, और जब ज़मीन का उपजाऊपन कम हो रहा है, जनसंख्या बढ़ रही है, जनसंख्या जोत छोटी हो गई है, और जो है उसमें भी लोग सर्वाइव नहीं कर रहे हैं, और इनकम दूनी होने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। तो किसान आज की तारीख में वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा कोई दुखी आज की तारीख में वो किसान और पढ़े लिखे बेरोजगार बच्चे हैं। तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप लोग इसके बारे में चिंतन कीजिए, सोचिए कि जो देश की आज इकोनॉमी है वो इकोनॉमी की क्या स्थिति है। ये नोटबंदी के कारण हुई है, और नोटबंदी के कारण और ये कोरोना के कारण और लॉकडाउन के कारण हुई है। तो अब वापस किस प्रकार से अपन लोग सर्वाइव कर सकें, इसके बारे में अपन अर्थशास्त्री में सलाह लेकर के इकोनॉमी मजबूत करने के लिए जब तक काम नहीं करेंगे, और जब तक आप नहीं कहोगे जब तक कुछ होगा नहीं। आज आप लोगों को बताऊं, देश के अंदर जो 72 साल पहले जो लगे थे, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने के लिए देश के अंदर, चाहे BSNL हो, चाहे MTNL हो, चाहे भारत पेट्रोलियम हो, चाहे एयर इंडिया हो, चाहे रेलवे हो, और चाहे इंश्योरेंस हो, चाहे कोल इंडिया हो, चाहे ये अपने दूसरे सभी जो उद्योग थे, वो भी आज किस स्थिति में पहुँच गए हैं, बंद होने के कगार पे हैं, और सोर्स ऑफ इनकम तो कम हो रहे हैं। जनसंख्या 130-135 करोड़ के करीब पहुंच गई है। तो मेरा आपसे निवेदन है कि देश के अंदर जो इस प्रकार का जो वातावरण बन रहा है, सरकारें बनाने के लिए जो पार्टियां जीती हुई है, उस पार्टियों में से उन वोट उनको धन लोभन दे करके, प्रलोभन दे करके उनको खरीद फरोख्त कर करके जो इस प्रकार के नौटंकियाँ चल रही है, और सरकार बनाने के लिए देश की सोचना है, देश चाहे कुएं में जाए, संस्कृति चाहे कुएं में जाए, चाहे देश का संविधान कुएं में जाए, चाहे देश की धर्मिष्ठता कुएं में जाए, अपना भला होना चाहिए। इस भले के कारण और अपनी सत्ता प्राप्त करने के लिए उन लोगों ने क्या किया, चाहे कर्नाटक में हो, चाहे मतलब ये अपने मध्य प्रदेश में हो, चाहे राजस्थान में जो चल रहा है, चाहे अरुणाचल में हो, चाहे गोवा में हो, और चाहे अन्य प्रदेशों में, ये भी आप लोगों ने ऐसा कभी आज तक के इतिहास में देश के अंदर हुआ नहीं। जो चुनी हुई सरकार, जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार और के लोगों को किस स्थिति में ला करके उनसे दल बदल करवा करके या उनसे इस्तीफा दिलवा करके अपने में मिला करके ये इस प्रकार की व्यवस्थाएं चली, ये आने वाले प्रजातंत्र के लिए बहुत घातक है, और आने वाले लोकतंत्र को खतरा है कि किस प्रकार से लोकतंत्र बचेगा या नहीं बचेगा, ये भी एक सोचने का बिंदु है। तो मैं तो आपसे निवेदन करूं कि जो भी गलत कर रहा है उसके लिए आप लोग रोकिए, और जो जनप्रतिनिधि आपके द्वारा चुना हुआ है और जो गलत एक्ट कर रहा है और अपने अपोजिट पार्टी जाके मिल रहा है, उसको आप एरिया में घुसने दीजिए, और उसके साथ वो कीजिए वो आने वाले समय में कभी राजनीति के अंदर सर्वाइव नहीं हो सके और राजनीति में कभी भाग नहीं ले सके। ऐसी व्यवस्था करोगे डरावनी, तो भी जाकर के ये प्रजातंत्र को बचा पाएंगे और लोकतंत्र को बचा पाएंगे। एक तो मैं आप लोगों से दूसरा, जो रोजगार समाप्त हो गए हैं और आने वाले समय में कोरोना का कोई पता नहीं है, जो जो बढ़ रहे हैं उस हिसाब से लगता नहीं है, वैक्सीन भी अभी बनी नहीं है, तो आने वाले समय में और कोरोना बढ़ेगा, लोग बेरोजगार होंगे। तो जो आप लोगों के पास धन है उसको बचा के रखिए और अपने परिवार को सर्वाइव कीजिए, और ऐसी व्यवस्था कीजिए जिससे कि आने वाले समय में साल 1.5 साल तक आप अपने परिवार को बचा सको। और मैंने पूर्व में भी निवेदन किया कि आज आर्थिक तंगी के कारण लोग आत्महत्या करें, आत्महत्या करना कोई सोल्यूशन नहीं है, आत्महत्या मत कीजिए। और आप सभी मिलकर के, सभी बड़े
बड़े भाई हैं, जिनके पास पैसे हैं, उनसे भी मैं अपील करता हूँ कि आप एक दूसरे की मदद कर करके उसके देश के अंदर ऐसी व्यवस्था करो जिससे आप समान रूप से, सद्भाव से, प्रेम से, आत्मीयता से जिस प्रकार पहले चल रहे थे इसी प्रकार से चलें। और अभी दुख की घड़ी में आप उनको परेशान नहीं करें और उनको किस प्रकार से जीवन दान दे सकें, किस प्रकार बचा सकें, ये आप लोगों को देखना है। आप लोग जानते हैं आज ऐसे ऐसे हालात है कि देश के अंदर एक तरफ तो आर्थिक तंगी है, दूसरी तरफ कोरोना का संकट है और तीसरी तरफ देश के अंदर मतलब किसान दुखी, बेरोजगार, बच्चे दुखी, नौकरी पेशा है नहीं, रोजगार है नहीं, सिर्फ नरेगा के भरोसे अपने देश के लोग चल रहे हैं। और उस स्थिति में ये सरकारें क्या कर रही हैं वो आप लोगों ने सोची नहीं। और आप लोग जानते हैं जो देश के अंदर ये कहते थे हम देश को विश्व गुरु बना देंगे, देश को सोने की चिड़िया बना देंगे और वो आत्मनिर्भर बनाने की तरफ निर्देश दे रहे हैं। आप सोचिए कि आत्मनिर्भर कैसे बनेंगे जब आपकी स्थिति टूट करके ऐसी स्थिति हो गई कि आप किसी रूप में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो आत्मनिर्भर भी कैसे, आत्मनिर्भर बनने के लिए आप लोग को सहयोग दीजिए, आत्मनिर्भर बनने के लिए आप उनको सजेशन दीजिए, आत्मनिर्भर बनने के लिए आप क्या उपाय कर रहे हो और देश के अंदर क्या इंट्रैक्शन मजबूत कर रहे हो, क्या ऐसी व्यवस्था करो जिससे रोजगार प्राप्त करके आत्मनिर्भर बन सके और किस प्रकार से अपन ऐसी व्यवस्था करें जिससे कि मतलब आगे बढ़ सकें। आप लोगों को पता है कि देश के अंदर जिस समय जो जुमले आपके सामने रख करके सरकारें आई और किस प्रकार से आज देश के चारों तरफ चाहे चाइना हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे नेपाल हो, चाहे भूटान हो, चाहे म्यांमार हो, चाहे आसपास के विदेशी देश हो, वो अपने देश के ऊपर कैसी नज़रें रख रहे हैं वो भी आप लोगों को सोची हुआ। उनसे भी निपटना, देश के आंतरिक व्यवस्थाओं से निपटना, कोरोना से निपटना और देश को भी सर्वाइव करना, आम आदमी को सर्वाइव करना और इकोनॉमी को मजबूत करना और देश की जो धर्मनिरपेक्षता आत्मा है उसको बराबर रखना, तभी देश सर्वाइव कर सकता है। तो मैं आपसे इतना ही निवेदन कर रहा हूँ, इस समय की परिस्थिति को देखते हुए आप लोग कहिए, मुझे पता है कि आप लोग जब बोलते हो तो कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको दबाते हैं, डराते हैं और डरने के कारण आप चुप हो जाते हो कि सरकार है कुछ बिगाड़ देती है। और मैं मानता हूँ कि सरकार के अंदर जो जितना बड़ा आदमी होता है और जिस पद पे बड़ा पद पे बैठा है वो आदमी के बोलने की एक एक शब्द की मूल्यांकन होता है। जनता भी मूल्यांकन करती है, मीडिया भी मूल्यांकन करता है, विदेश के लोग भी मूल्यांकन करते हैं और जो आदमी बोलता है वो मूल्यांकन करके किस प्रकार से देश के बोले हुए व्यक्ति के कारण देश का प्रभाव पड़ेगा उसका विपरीत प्रभाव डाल करके उसका विवेचन करके फैसला करते हैं। तो मैं तो ये कहता हूँ कि प्रजातंत्र के अंदर जितना बड़ा आदमी है, जितना कम बोलता है और कम बोलना ज़्यादा काम करना उसमें विश्वास करता है, वही देश को सर्वाइव कर सकता है। बोल करके देश को मतलब गुमराह करने से, या वो कहते हैं ना कि एम्प्टी वेसल्स मेक मच नॉइस, तो उससे काम नहीं चलता है। काम उससे चलता है कि आपने काम कितना किया और देश को आगे बढ़ाने के लिए आपने क्या किया। इसके बारे में जब तक देश के लोग नहीं सोचेंगे, बोलेंगे, तब देश गर्त में चला जाएगा। और बोलने के लिए आप लोगों को 6 साल में पता लग गया होगा कि बोल के जितने भी शब्द बोले और एक भी बता दीजिए कि वो फलीभूत हुआ हो और जिसके कारण आप सर्वाइव कर सके और या देश आगे बढ़ा हो, तो आप मुझे बता दीजिए। जिससे आपसे हाथ जोड़ के यही निवेदन है कि इस समय में जो कोरोना का जो संकट चल रहा है, इस संकट से आप उभरने के लिए आत्मबल रखिए, आत्मविश्वास रखिए और जो हो रहा है उसके बारे में बोलिए और देश को आगे बढ़ाने के लिए अपन लोग जो गलत कर रहा है उसको गलत करना सीखिए और जो देश हित में काम कर रहा है उसको प्रोटेक्ट कीजिए और देश हित के खिलाफ काम कर रहा है उसको रोकिए और ऐसा काम कीजिए जिससे जो पुरखों ने जो सोचा था वो फलीभूत हो सके और अपन लोग भी आने वाली पीढ़ी को सर्वाइव कर सके। भूतकाल चला गया, वर्तमान में अभी जी रहे हैं, वर्तमान को समझ करके भविष्य को किस प्रकार से आगे बढ़ा सके इसके बारे में चिंतन करेंगे, तभी इस देश का भला होगा। बातें करने से भला नहीं होगा या इस प्रकार सत्ता प्राप्ति के लिए अपन कुछ करें उससे देश का भला नहीं होगा। तो मैं तो आप लोगों से निवेदन करूँ, सत्ता सेवा का साधन होना चाहिए, न कि सत्ता प्राप्ति के लिए सत्ता के अंदर आवे। ये काम जो हो रहा है और आज इस प्रकार से सरकारी एजेंसियों का मतलब दुरुपयोग हो रहा है, जिस प्रकार से मीडिया कर रहा है, ये देश के लिए घातक है। उनसे मैं इतनी अपील करता हूँ कि देश पहले है, आप देश के बारे में सोचिए, न कि अपने बारे में सोचिए। अपने बारे में ये सोचो कि मैं जो कर रहा हूँ वो सही है या गलत है। तो मैं इतना ही अपील आप लोगों से निवेदन कर रहा हूँ सभी से कि आप लोग देश के बारे में चिंतन करके देश को आगे बढ़ाने के लिए काम कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।